आज से हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। क्या रहेगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक और मार्कर का होगा? हाँ, एक और मार्कर का होगा। इससे पहले हम लोग चैप्टर कौन वाला पढ़े हैं? बहुपद, जिसमें हम लोग जाने कि व्यंजक क्या होता है। ठीक है, व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसमें बहुत सा बात है, दो चर है और रैखिक समीकरण का बात हो रहा है। तो रैखिक समीकरण, रैखिक बात हुआ और दूसरा क्या है? समीकरण। पहला चर, रैखिक और समीकरण, सबको समझते हैं शॉर्ट में। ठीक है, चर उसको कहते हैं ए से लेकर के ए टू जेड से लेकर के सभी क्या कहलाता है? चर। बाकी जितना नंबर रहता है क्या कहलाता है? अचर। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इंग्लिश में वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल। और इंग्लिश में क्या होता है? अचर का क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, ए टू जेड को क्या कहिएगा? चर, जबकि नंबर को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो यहां पे लिख रहा है दो चर, तो जिसमें दो चर रहेगा उसमें दो चर बोलेंगे, जिसमें एक चर नजर आएगा उसमें एक चर बोलेंगे, जिसमें तीन चर नजर आता है उसमें तीन चर वाला बोलते हैं समीकरण। ठीक है, तो इसमें दो चर वाला हम लोग को देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग 8वां पढ़े हैं, 8वां और 9वां में एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़े 8वां 9वां में? एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये रैखिक रैखिक क्या? ठीक है, एक चर वाले को एक चर रहेगा तो एक चर बोलेंगे, दो चर रहेगा तो दो चर बोलेंगे, तीन चर रहेगा तो तीन चर बोलेंगे। ये रैखिक और ये समीकरण क्या है? तो रैखिक का जैसे कि हम बात करते हैं, हम लिखते हैं 2x + 5। आपको हम ऐसे दे दिए, अब पूछें कि इसका आंसर क्या है, क्या बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है? कोई पता नहीं है कि क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 के साथ कुछ गुना होगा, कोई ऐसा अंक जो गुना होगा और +5 जुटा हुआ है। पर कौन सा अंक छूटा है क्या पता? अगर जो अंक छूटा है वो पता चल जाए तो क्या हो जाएगा? आसानी से मेरा आंसर मिल जाएगा। पर कौन छूटा है यही नहीं पता है, कैसे पता करेंगे कि कितना आंसर है इसका? इस वजह से आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। तो ये आपको x पता है नहीं, तो जो पता नहीं होता है उसे ही क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और उसको दिखाने के लिए a से लेकर के z तक के अक्षर से क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 के जगह पे क्या गुना था नहीं पता है, तो इसको क्या बोल दिए? चर। और इसको दर्शाने के लिए क्या कह दिए? x है। इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं। तो 2x + 5 में x चर है, जबकि 5 और 2 क्या है? अचर। तो ये आपका क्या हो गया? इसी को बोला जाता है पूरे को व्यंजक। क्या बोला जाता है? व्यंजक। पूरे को क्या कहा जाता है? व्यंजक कहा जाता है। 2x + 5 ये क्या आपका? व्यंजक। जिसका आंसर आपको पता ना चले, जिस चीज़ का आंसर आपको पता नहीं चल पा रहा है, 2x + 5 का आखिर आंसर क्या होने वाला है ये नहीं पता है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलेंगे, है ना। बचपन में हम लोग हमेशा ऐसे देखते थे, देखो ध्यान दो इधर, हमेशा इधर ऐसे करते थे, बोलते थे, ऐसे खाली स्थान छोड़ देते थे और यहाँ पर लिख देते थे 10। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के साथ आखिर क्या गुना था जिससे 10 आंसर आ गया। तो आप बड़ी आसानी से क्या बोलते थे?
5 गुना था 10 आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी गौर कीजिए कि 2 के साथ क्या कुछ छूटा है, क्या छूटा है नहीं पता है ना। तो जो छूट जाता है, जो नहीं पता होता है, छूट गया, x छूट गया था यहाँ पर, जो छूट जाता है नहीं पता होता है उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और उसको लिखने के लिए संकेत के रूप में a से लेकर के z तक के अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या था, इसलिए हम क्या मान लेंगे कि x होगा, y होगा, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे मान लिए कि यहाँ पे आपको नहीं पता था तो इसका कुछ नाम रख दिए कि नहीं पता है, कुछ होगा यहाँ पे। अब निकालना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 10, x बराबर क्या हो गया 10/2, 2 बचे 10। इससे आपका निकल गया ये कि x के जगह पर क्या था। इससे क्या पता चल गया आपको कि x के जगह पर क्या था। तो यहाँ एक जगह देखें कि हमको x के जगह पर क्या था ये नहीं पता कर पा रहे थे। क्यों नहीं पता कर पा रहे थे, क्योंकि गौर करो, हम ऐसे दिए हुए थे कि 2 के साथ आखिर क्या गुना है। हम ये बता दिए कि 2 के साथ कुछ गुना था, गुना करते थे तो 10 आता था। बताइए क्या छूट गया। तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पर मान लिए कि x, तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम बराबर कर दिए। 2 गुने x किसके बराबर है, 10 के बराबर है। हम बराबर कर दिए, इसका आंसर हमको पता चल गया है कि इसका आंसर तो 10 होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला, 10 होने वाला है। बाकी x के जगह पे क्या छूटा है अभी तो निकाले पीछे थोड़ा सा, क्या छूटा हुआ था। तो 2 गुने x बराबर 10। तो ये क्या है आपका, यही है आपका समीकरण। क्या है, समीकरण। जब आपको बराबर में कुछ दे दे तो उसको क्या बोलते हैं, समीकरण। ठीक है, बराबर करना, बराबरी करने क्या कहलाया, समीकरण कहलाया। 2 गुने x बराबर 10। आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये व्यंजक तो था, ये पहले क्या था, व्यंजक था। 2 गुने x के जगह पे क्या छूटा था, नहीं छूटा था, कुछ नहीं पता था। पर जैसे ही हम बोले कि इसके जगह पर, इधर इसके जगह पर 10 है, इसका आंसर क्या होने वाला है, 10 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, पता चल गया कि इसका आंसर 10 है। इस वजह से x का वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा, 10/2, 2 बचे 10। यानी कि x के जगह पे क्या छूटा हुआ था, 5 छूटा हुआ था। x के जगह पे क्या छूटा था, तो पहले हम लोग बॉक्स देते थे, अब यहाँ पर x दे देते हैं, y दे देते हैं, j दे देते हैं, k दे देते हैं, कुछ दे देते हैं। तो जब कभी किसी व्यंजक को किसी संख्या द्वारा या फिर किसी दूसरे व्यंजक को बराबरीकरण किया जाता है, बराबरीकरण ही हिंदी में क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। जब कोई व्यंजक, ये तो व्यंजक है, बता दिए हैं व्यंजक है, व्यंजक को किसी संख्या के बराबर कर दिया जाए, व्यंजक को किसी व्यंजक के बराबर कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, बराबरीकरण कहलाता है। बात आया समझ में, समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें से 2 चर वाला समझ गए हैं और समीकरण समझ गए हैं। ये रैखिक क्या है, रैखिक बोला जाता है एक घात वाले को। किसको, एक घात वाले को। तो गौर कीजिए, इस व्यंजक में x का कितना घात है, इस व्यंजक में x का 1 घात है, इसलिए आप इसको एक घात या फिर रैखिक बोल सकते हैं। तो बताइए तो ये आखिर क्या है, ये वाला चीज फर्स्ट वाला क्या है, तो ये एक घात वाला या फिर रैखिक घात वाला, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक चर वाला एक रैखिक व्यंजक है। चूंकि इसके बराबर में क्या है नहीं पता है, इसका आंसर क्या होने वाला ये भी नहीं पता है, तो इसको आप कहिएगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण बोल दीजिए, या फिर बोलिए एक चर वाला एक घातीय समीकरण। दोनों में से कोई एक बात बोल सकते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण या एक चर वाला एक घातीय समीकरण, आप इसको कह सकते हैं। समीकरण है व्यंजक ना, इसको क्या बोलिएगा, एक चर वाला रैखिक व्यंजक या एक चर वाला एक घातीय व्यंजक कहेंगे। पर इसको, इसमें देख रहे हैं कि इस पूरे में एक चर है, ठीक है, इस पर एक घात है, ठीक है, और देख रहे हैं बराबरीकरण भी किया हुआ है, यानी कि समीकरण किया हुआ है। इस वजह से हम कहेंगे कि 2 जो लिखा हुआ है ये एक चर वाला एक रैखिक
या फिर एक रैखिक या फिर एक घातीय समीकरण। क्या है? एक चर वाला एक घातीय समीकरण। बताया समीकरण किसको कहते हैं? तो यहां से तो पता चल गया कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो वैसा समीकरण जिस पर एक घात हो, यहाँ एक घात है, समीकरण ही नहीं कुछ पर भी एक घात रहेगा, क्या बोलेंगे उसको? कि रैखिक है। ये क्या है? इस पर एक घात है तो इसको रैखिक व्यंजक बोले हैं। बहुपद पिछले मरतबा पढ़े थे तो एक घात रहता था तो बोलते थे रैखिक बहुपद है ना? ऐसा बोलते थे ना। एक घात रहता था तो बोलते थे क्या? रैखिक बहुपद है। दो घात रहता था तो बोलते द्विघातीय बहुपद है। यहां पर आपका एक घात वाला व्यंजक है तो इसलिए बोल रहे हैं घातीय व्यंजक। एक चर है इसमें तो बोलेंगे एक चर वाला एक घातीय व्यंजक है। एक चर वाला एक घातीय समीकरण, बराबरीकरण क्या हो तो समीकरण। यहां तक समझ में आया? चलिए मिटा देते हैं। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आया कैसा होता है? अभी और देखते हैं कैसा होता है। 5x प्लस 9x माइनस 10, ये क्या है? ये समीकरण है कि व्यंजक है? व्यंजक है। अच्छा एक घात वाला है कि द्विघात वाला? द्विघात का तो बातें नहीं देख रहे, एक घात बोलेंगे। एक घात वाला व्यंजक है। अच्छा एक घात वाला ये व्यंजक है, ठीक है। ये एक चर वाला एक घातीय व्यंजक है, दो चर वाला एक घातीय व्यंजक? एक चर है। देखिए ये दोनों सेम गिनती होगा, जोड़िए 9 5 14x माइनस 10, तब ये क्या कहलावेगा? एक चर वाला एक घातीय। चूंकि यहाँ पे बराबरीकरण नहीं किया हुआ है इसलिए इसका बोलेंगे एक चर वाला एक घातीय व्यंजक है। अगर बहुपद रहता तो बोलते एक घात वाला एक चर वाला एक घातीय बहुपद। ये क्या आपका हो गया? व्यंजक हो गया। बहुपद क्या था? तो बहुपद भी तो एक प्रकार का व्यंजक ही था, पर स्पेशल व्यंजक था। स्पेशल व्यंजक मतलब पिछले चैप्टर का बात हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? बहुपद एक स्पेशल व्यंजक था जिसका चर पर घात जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए था। ऐसा व्यंजक बहुपद, ऐसे व्यंजक को कहते हैं जिसका चर क्या हो? प्लस में हो। तो क्या इसको आप व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी कह सकते हैं? आराम से। बहुपद तो वैसे व्यंजक को कहते हैं जिस पर चर क्या हो? प्लस हो। क्या इसको आप व्यंजक कह सकते हैं? हाँ व्यंजक कह सकते हैं, क्योंकि चर पर आपका घात है, एक घात है, तो क्या बोल सकते हैं? व्यंजक कह सकते हैं। बोलेगा चर पर एक घात का है, माइनस एक घात है, गौरव 14 गुने 1/x माइनस 10, तो चर पर एक ही घात हुआ, तो इसको आप व्यंजक कह सकते हैं। पर बहुपद क्यों? क्योंकि बहुपद कहता है कि हमको ऐसने व्यंजक चाहिए जिस पर घात जो हो प्लस में हो। पर यहाँ क्या है? ऊपर कीजिएगा जैसे ही क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात ये क्या आपका बहुपद नहीं है, ये क्या है? व्यंजक है। ठीक है, तो ये व्यंजक है। इसके बराबर हम कुछ कर देते हैं 12। अब क्या हो गया? ये समीकरण हो गया। अब क्या हो गया? ये समीकरण हो गया। गौर कीजिए 9 5 14x माइनस 10 बराबर 12। ठीक है, आप इसको कैसा कह सकते हैं? 14x माइनस 10 माइनस 12 बराबर 0। क्या ऐसा कह सकते हैं? क्या 14x माइनस 12 10 22 बराबर 0 कह सकते हैं? तो आप गौर कीजिए ये कैसा समीकरण है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 गुने x में से 22 घटाते हैं। 14 गुने कुछ इस पर होगा यहाँ पर जो हमको पता नहीं है। 14 के साथ कुछ गुना होगा, गुना होने के बाद उसमें से 22 घटेगा तो क्या किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही बोल दिया कि 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं, समीकरण हो गया। अब गौर कीजिए, आप इसको ऐसा देखिए ax कह सकते हैं ऐसे, इसको प्लस माइनस ऐसे थोड़ा सा और देख लो, 14x प्लस माइनस 22 कह सकते हैं बराबर 0। हाँ 14x प्लस में इसको करके इधर माइनस 22 कर सकते हैं। इसको आप इसका नाम धर दीजिए कि ये a है, प्लस इसका भी नाम रख दिए कि ये b है बराबर 0। तो एक घात वाले रैखिक समीकरण का रूप कैसा होता है? एक घात वाले एक चर वाला
एक घातीय समीकरण का रूप कैसा होता है? ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का होता है। ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का होता है। अब बोलेगा हमेशा 0 बराबर में रहेगा, नहीं, हमेशा कहाँ 0 बराबर में, पर ऐसा हमेशा बन जाएगा कि आप हमेशा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और लीजिए 5x माइनस 7x प्लस 2 माइनस 0 प्लस 12 प्लस 17, ऐसा कुछ भी रह जाए तो क्या कीजिएगा, माइनस 2x प्लस 2 माइनस 12 माइनस 17 बराबर क्या बचेगा, 0। माइनस 2x 17 और 12 कितना हो जाता है, 29। 29 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस 27 बराबर 0। आप माइनस को कॉमन कर सकते हैं, माइनस चल गया, कॉमन किए तब उधर चल गया, खत्म। समीकरण क्या हो गया, 2x प्लस 27 बराबर 0। अगर आप इसको a बोलते हैं तो x बगल में, इसको b बोलते हैं तो बराबर 0। यहाँ भी एक चर वाला एक घातीय समीकरण का रूप कैसा दिखा, वैसे ही दिखा, ax प्लस b बराबर 0 के रूप का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 8वां और 9वां में एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो वैसा समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, तो वैसा समीकरण जिसमें केवल एक चर दिखे, एक तरह का चर है, एक चर वाला रैखिक। रैखिक का मतलब उस पर एक घात होना चाहिए, एक घात भी है समीकरण, यानी कि बराबरीकरण किया होना अनिवार्य जरूरी है। तो ये क्या हो गया, बराबरीकरण में क्या हुआ है, यानी कि ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। बात बराबर हुआ। इसी से हम देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। इससे पहले देख रहे इसका मान कैसे निकलेगा, इसका मान कैसे निकलेगा कि आखिर यहां देखो, यहां से मान निकालते हैं 2x प्लस 27 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ, इस समीकरण ये बताना चाह रहा है कि 2 के साथ कुछ गुना था और उसमें 27 जोड़ा गया ना, तो 0 हो गया। तो वही बता रहा है आखिर x के जगह पे कौन सा ऐसा चीज था जिसमें 2 गुना करने पर और 27 जोड़ने पर 0 हो गया। तो वही निकालने क्या तरीका है, सब जान रहा बच्चा कि 27 को उधर भेजेंगे, x का मान निकालने के लिए चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करते हैं। आपको x का मान निकालना है तो x को रोके तो माइनस 27/2, यानी कि x के जगह पे क्या होगा, माइनस 27/2 होगा। तब जाकर के अगर 2 के साथ माइनस 27/2 गुना होता है और उसमें 27 जोड़ा जाता है तो उसका आंसर क्या होने वाला, 0 हो जाएगा। बहुपद में इसी को क्या कहते थे, शून्यक। बहुपद में इसी को तो क्या कहते थे, शून्यक कहते थे। बात आ रहा समझ में। तो सबको खिचड़ी नहीं बनाना, इन्हें खिचड़ी बना देंगे। बहुपद में इसी को शून्यक कहते थे, और यहाँ पे इसी को क्या कह रहा है, मान कह रहा है, हल कह रहा है। समीकरण का ये मान है और ये यही क्या है, हल। इसी को आप समीकरण का मान कहते हैं और इसी को हल भी कहते हैं। बात हुआ। चलिए, तो आपसे कोई पूछेगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है तो दिख जाएगा, देखते पहचान सकते हैं। बाय द वे पूछ लिया कि रूप कैसा होता है तो बोल देंगे ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का होता है। अब बोलेगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का टोटल कितना हल, कितना मान निकलता है, कितना हल और कितना हल, मान तो सेम है, कितना हल निकलता है। तो एक चर वाले एक घातीय समीकरण का केवल और केवल कितना मान निकलता है, इसका भी देख लेते हैं। 9 5 क्या हो जाएगा, 14 माइनस 10, 14x ना, 9 5 14x माइनस 10 और 12 को इधर बुलाए तो माइनस 12 बराबर 0। 12 को बुला ले तो 0 बचा। 14x माइनस 22 बराबर 0। ये समीकरण ऐसा कह रहा है कि 14 के साथ कुछ गुना था, जब उसको गुना कर दिया गया और 22 घटाया गया तो क्या बचा, 0 बचा। आखिर यही तो नहीं पता है कि आखिर x के साथ x क्या है, कि 14 के साथ क्या गुना था। तो वही निकालने का क्या तरीका है, x निकालने का तरीका है चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। यानी कि इस समीकरण में x के जगह पर अगर 22/14 रख दिया जाए, यानी कि 14 के साथ 22/14 गुना किया जाए, उसमें से 10 और उसमें से 12 घटाया जाए तो अपने आप समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x के जगह पे क्या था, 22/14। यही क्या है, समीकरण का हल। ये समीकरण का हल है। ये समीकरण का वैल्यू हो गया टोटल, कि ये समीकरण किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये हल है कि x के जगह पे ये रखा हुआ था।
तो एक घात वाले एक चर वाले एक घातीय समीकरण का कैसा रूप होता है? एक चर वाले एक घातीय रूप एक चर वाले एक घातीय समीकरण का कैसा रूप होता है? ax + b = 0। इसका ऐसा ही रूप होता है। एक चर वाले एक घातीय बोलिए चाहे एक रैखिक समीकरण बोलिए, उसका कितना मान होता है? एगो मान निकलता है, एगो वैल्यू निकलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ से तो साफ हो रहा है, कहीं ना कहीं रैखिक रहेगा, यानी कि दोनों पर एक घात रहेगा और उसमें दो चर रहेगा और समीकरण भी रहेगा। चलो तो हम यहाँ ले लेते हैं दो चर वाला। 2x + 3x - 5y - 10 = 22। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरह का चर, अभी तो एक तरह का, ये दोनों तो एक तरह का चर है x, ये दो तरह का चर मिल गया, यानी कि ये कैसा समीकरण है? इसमें हम देख रहे हैं कि दो चर वाला है। ये कुछ भी हो अभी नहीं पता है क्या क्या है, दो चर वाला है। और देखते हैं ये दो चर वाला है, ठीक है, क्या इस सभी पर घात एक है? हाँ, जिस पर घात एक होता है उसको रैखिक कहते हैं, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक है। अब आगे देखते हैं व्यंजक है, बहुपद है कि समीकरण है। तो पता चल रहा है कि ये बराबरीकरण किया गया 22 के, यानी कि ये क्या है? समीकरण है। पता चला कि यह दो चर वाला एक घातीय समीकरण, ये क्या हो गया? दो चर वाला एक घातीय समीकरण। 2x और 3x जुड़ जाएगा, सेम जो रहता है टर्म तो जुड़ता है। 3 दूनी 5x - 5y - 10 = 0 = 22। 5x - 5y - 10 - 22 बराबर आप 0 कह सकते हैं। 5x - 5y - 32 है ना, बराबर 0 कह सकते हैं। ये ऐसा रूप है। अगर आप इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 5x + -5y + -32 = 0। तो ये आपका ax कह सकते हैं, इस पूरे को by कह सकते हैं और इसको c कह सकते हैं, बराबर 0। यानी कि दो चर वाला एक घातीय समीकरण, दो चर वाला एक घातीय समीकरण का रूप कैसा होता है? ऐसा होता है। दो चर वाला एक घातीय समीकरण का रूप ऐसा होता है। यहाँ पे कैसा दिखने वाला है? दो चर वाला रैखिक समीकरण ऐसा ही दिखेगा। अब आप बताइए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ था 5x + 22 = 32, अगर हम ऐसे दे देते इसको क्या कहिएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण कि दो चर वाला रैखिक समीकरण? इसको कहेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको बनाइए तो क्या हो जाएगा आपका? +22 - 32 = 0, 5x - 10 = 0। ये आपका कैसा रूप है? निकल गया ऐसा रूप में। अब इसका मान निकालना चाहें तो 5x = 10, तो x = 2, यानी कि पता चला इस x के जगह पे कितना है? 2 रखिएगा और 22 जोड़िएगा तो अपने आप 32 आ जाएगा। 5 इस x के जगह पे 2 गुना कीजिएगा और 22 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और ये 22 का हो गया 32 हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि एक चर वाले का कितना हल निकला? 1। अब इसमें देखो, इसमें कितना हल निकलेगा? ठीक है, हमको मेरा क्या समीकरण निकल के आया है? ये समीकरण निकल के आया है, इसको लिख लेते हैं। (5x - 5y - 32 = 0। इसका मतलब हुआ ये कि 5 के साथ कुछ गुना होगा, उसमें से घटाया गया 5 में से और कुछ अलग तरह का कुछ गुना होगा, उसमें से 32 घटाया गया तो क्या हो गया? वहाँ पर एक चीज़ नहीं पता था, यहाँ पे दो चीज़ नहीं पता है, इसलिए दो चर का इस्तेमाल किया गया है ना। तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या हो गया? दो चर वाला हो गया। अब बताइए कि इसका मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, देख रहे हैं यहाँ पे कि एक चर था, एक समीकरण दिया हुआ था, मान निकल गया, पर क्या ऐसा इसका मान निकाल सकते हैं? देखो तो कैसे निकलेगा? x या y का मान निकाल सकते हैं, कोशिश करके देखते हैं। -5y = 32, 5x = 32 + 5y
x बराबर 32 प्लस 5y/5। फिर भी x और y का मान नहीं निकला, नहीं निकल रहा। यानी कि आप परफेक्ट x के जगह पे क्या था और परफेक्ट y के जगह पे क्या था आप नहीं निकाल सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि परफेक्ट यहाँ पे तो निकाल लें कि x के जगह पे 2 छूटा हुआ, एक चर वाले एक घातीय समीकरण तो एक बार में निकल गया, पर इसमें आप नहीं बता सकते हैं कि x के जगह पे क्या है और y के जगह पे क्या है। आप परफेक्ट कभी नहीं बता सकते हैं कि x के जगह पे क्या छूटा हुआ और। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल 2 रहेगा। देखते हैं क्या रहेगा। असल में तो 2 ही गो होगा, x का मान कुछ होगा, y का मान कुछ होगा, पर क्या छूटा है क्या पता। तो आप क्या करते हैं कि इसमें x का मान 0, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, -1, -2, -3 रख करके देखते हैं। एगो का मान रखते हैं ना, तो एगो का जैसे ही मान अपने मन से रखते हैं, अपने मन से जब अपने मन से जैसे ही रखते हैं तो एगो का मान आप यहाँ पे 0 रखिएगा, 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, ये तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ये तो आपका चर खत्म हो गया, बच्चा अब एक चर, तो एक चर वाले का तो मान निकल जाता है ना। तो आप क्या करते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मान आप नहीं बता सकते हैं। केगो समीकरण है इसमें? एगो समीकरण है, एक ही गो ना समीकरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मान नहीं निकल, क्या करेंगे, एक बार 0 रखेंगे, -5y - 32 बराबर 0, तो 0 - 5y - 32 बराबर 0, तो -5y बराबर 32, तो y बराबर क्या हो गया 32/-5। तो पता चला आपको कि x बराबर अगर 0 होगा, अगर x के जगह पे 0 छूटा होगा तो कहीं ना कहीं y के जगह पे क्या छूटा हुआ होगा, -32/5 छूटा होगा। पर क्या आप कन्फर्म है कि यही x जगह पे 0 छूटा है? ये भी हो सकता है कि x जगह पे 1 छूटा हो। तो x के जगह पे देखते हैं 1 छूटा हो तो क्या होगा, 32 बराबर 0, तो -5 - 32 बराबर -5 है ना। तो -5y बराबर 32 प्लस में हो गया, -5y बराबर 32 - 5 कहाँ हो जाएगा 27, तो y बराबर क्या हो गया 27/5 माइनस में। यानी कि कह रहा है कि अगर x बराबर 1 छूटा होगा तो y बराबर क्या छूटा होगा, -27/5। x बराबर अगर 1 छूटा होगा तो y बराबर -27/5 छूटा होगा। क्या ये कन्फर्म है कि x बराबर 1 छूटा और y बराबर -27/5 होगा? नहीं। तो आप यहाँ पर 1-2 चर वाले एक घातीय समीकरण का आप अनेक मान निकाल सकते हैं, बहुत सा मान निकाल सकते हैं, और उस बहुत सारे मान में कोई भी मान परफेक्ट रूप से आप नहीं बोल सकते कि यही छूटा होगा पकड़ के। ऐसा है कि x बराबर 0 भी छूट सकता है, 1 भी छूट सकता है, कुछ भी यहाँ पर गुना रह सकता है। तो बताइए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि एक घातीय समीकरण का कितना मान हो सकता है? अनगिनत मान हो सकता है, कोई गिनती ना कीजिए ना, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखिए, 5 रखिए, -1 -2 -3 कुछ भी रख दो ना भाई, कुछ भी रख दो आप। x का मान कुछ भी रखिएगा, y का मान अपने आप निकलते आवेगा। तो x का मान कुछ भी, y का मान निकलते आवेगा। तो पता चला कि इसका आप अनगिनत मान निकाल सकते हैं। कितना मान? अनगिनत मान हो सकता है। तो 2 चर वाले एक घातीय समीकरण का कितना मान हो सकता है, जबकि एक चर वाला एक घातीय समीकरण का कितना मान हो सकता है? क्या इसको निकालने में कोई परेशानी नहीं? इसको निकालने में कोई परेशानी नहीं। परेशानी इसलिए हुआ, बताते हैं। कभी भी अगर आपको एक चीज नहीं पता है तो आपको एक समीकरण देगा, कोई परेशानी नहीं होगा। एक चीज नहीं दिया है, नहीं पता है कि x की जगह पे क्या है, और एक समीकरण भी दिया है, तो एक चीज नहीं पता और एक समीकरण भी दे दिया है, तो आपको ये एक चीज निकालने में परेशानी नहीं होगा। आपको 2 चीज नहीं पता है, अगर यहाँ पे 2 समीकरण देता तो आपको कोई परेशानी नहीं होता। x का भी परफेक्ट मान निकाल लेते हैं और y का भी परफेक्ट मान निकाल लेते हैं। पर यहाँ पर एक समीकरण दिया है, तब आप नहीं बता सकते हैं कि x जगह पे क्या छूटा और y के जगह पे क्या छूटा है ना।
जब दो चर नहीं पता हो, दो चीज ना पता हो, तो दो समीकरण का जरूरत पड़ता है परफेक्ट मान बताने के लिए। अगर 3 चर वाला है तो उसमें 3 समीकरण का जरूरत पड़ेगा परफेक्ट मान बताने के लिए। नहीं तो फिर क्या दिक्कत है, 2 चर वाला है, एगो समीकरण दिया हुआ है, अनगिनत पूरा था मान निकाल लेंगे जल्दी जल्दी रख करके, x बराबर 0, x बराबर 1, -1, -2, -3, कुछ भी रख करके निकाल सकते हैं। बात आए समझ में? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? अनगिनत हल होता है। और इसका रूप कैसा होता है? ax, देखो कैसा रूप है, कैसा होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस -5y प्लस -32 बराबर 0। तो इसको अगर आप a मानते हैं 5 को, तो ax माइनस 5 को by, ये क्या हो जाएगा? c बराबर 0। यानी कि 2 चर वाला एक घातीय समीकरण का असल रूप कैसा होता है? ऐसा होता है, जिसका कितना हल होता है? अनगिनत हल होता है। बात आया समझ में? ठीक है। अब देखो, अगर हम एक समीकरण दे देते हैं 7y प्लस 2 बराबर 0, तो इसको आप क्या कहिएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण कि 2 चर वाला? एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका मान क्या होगा? क्या होगा? -2y। y का मान आप कैसे निकालिएगा? -2/7। इसका के गो हल निकलेगा? तो एगो साफे दिख रहा है। इसका रूप कैसा हो जाएगा? ay प्लस b बराबर 0। अरे वहाँ पे x चर के साथ था तो बोलते थे ax प्लस b, यहाँ पे y चर के साथ होता है ay प्लस b बराबर 0 बोलेंगे। और यहाँ पे हमेशा देखिएगा ऐसे लिख देगा a बराबर नॉट 0, यानी कि b 0 हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तब फिर ये समीकरण कहाँ बच जाएगा? इसमें चर नहीं बचेगा, इसमें चर नहीं बचेगा अगर 0 हो जाता है। इसलिए मना कर देता है कि ये बराबर आप 0 नहीं रख सकते हैं या नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? ay प्लस b बराबर 0, a बराबर 0 नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा, है ना। उसी तरीके से ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये किसका रूप है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का रूप है ये। इसमें भी अगर a के जगह पे 0 रख देंगे, क्या ये क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा? ये 2 चर वाला नहीं, 1 चर वाला कहलाना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसमें a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो a बराबर 0 ना होना चाहिए तो b बराबर 0 हो जाएगा। तो b बराबर 0 होगा तो का ये ना हो जाएगा, फिर एक ही चर वाला हो जाएगा। इसलिए कहेंगे कि a बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए और आप b बराबर भी 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर a बराबर 0 या b बराबर 0 अगर होता है तो ये फिर एक चर वाला या फिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा, है? ठीक है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समझ में आया? सब बात को अपने से नोट कीजिएगा। पढ़ा ऐसा चीज है कि उसको लिखावेंगे नहीं, बैठ के लिखा रहे हैं, धीमा धीमा बोल रहे हैं, समझिए, लिख लेना घर पे जाकर के आराम से। समझ में आ रहा है इमरान खान? पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तानी है रे। हम लोग हिंदुस्तानी है। इमरान खान नाम है, क्या दिक्कत? इमरान अहमद है। अच्छा हुआ कि अहमद, अच्छा हुआ इमरान खान नहीं है, तो पकड़ के मारते यहीं पे। सही बोलता है, हमको लगता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और नाम रख लिया, पकड़ के मारा। कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें दोनों काटा एक और दो के बीच में? इसको बंद करे पड़ेगा। चलो देखो, अब कुछ बात है, नॉर्मल बात। क्या है भाई?
कि अगर कोई चीज है कि ए बराबर बी, तो आप इसमें सी ना जोड़ सकते हैं इसे अपने मन से, गलत ना हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देगा 5 बराबर 5, तो आप इसमें अपने मन से 4 जोड़ देगा तो क्वेश्चन गलत ना हो जाएगा। यानी कि इधर 4 जोड़े हैं, अगर इधर भी जोड़ देते हैं नंबर मांग लेना है छोटे में बाद में, ठीक है, ये पढ़ा रहा है, ठीक है। जो चीज यहां पे जोड़े हैं वही चीज यहां पर भी जोड़े, यानी कि बराबरीकरण में, समीकरण में इस पक्ष में यानी कि राइट हैंड साइड में जो जोड़ा जाए उसको लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर जोड़ दें तो समीकरण पर कोई प्रभाव, समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसी तरीके से अगर आपको कह दें कि a बराबर b, a बराबर b, तो हम बोले इधर c जोड़ दें, यानी कि अगर a और b बराबर है तो क्या इसमें c जोड़ सकते हैं? नहीं, आप c दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, क्योंकि a बराबर b, b को अगर 2 रुपया दिए हैं तो इसको भी 2 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि b को c दिए हैं तो a को भी c देना पड़ेगा। ऐसा करने से आखिरकार क्या रहेगा? दोनों बराबर ही रहेगा। उसी तरीके से अगर बोल दे कि a बराबर b, यानी कि दोनों सेम है, दोनों 50-50 किलो का है, a लड़का भी 50 किलो, b लड़का भी 50 किलो, इसमें से हम 4 किलो घटा देते हैं तो क्या ये बराबर रह जाएगा? समीकरण गलत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये 50 किलो का था, ये भी 50 किलो का था, पर आप क्या किए, इसमें से 4 किलो घटा दिए, तो अब ये 50 बराबर 46 तो कभी नहीं हो सकता, यानी कि समीकरण क्या हो गया? गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? कि अपने मन से 4 घटा दिए, तो इधर 4 घटाए हैं तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या कह सकते हैं कि a बराबर b। जैसे कि a बराबर b, इसमें से अगर c घटाते हैं तो इसमें से भी आपको ऐसे घटावेंगे, हाँ बच के, इसमें से c, b में से c घटाएं तो इसमें से भी c घटावें, इसके ऊपर भी है ना, इसमें भी क्या करेंगे? c घटाएंगे। तो ये तो नॉर्मल बात है। अगला a बराबर b अगर कुछ है, कह दें कि a जितना बड़ा हो तो नहीं बड़ा b है, इसको अगर आप 3 गुना करते हैं तो क्या समीकरण सही रह जाएगा? बोलेंगे ये 10 किलो का है, ये भी 10 किलो का था, पर अपने मन से हम इसको 3 गुना कर दिए तो ये तो हो गया 10 बराबर 30, ऐसा तो गलत हो गया समीकरण। गलत क्यों हो गया? क्योंकि अपने मन से 3 गुना किए हैं। अगर इधर 3 गुना किए थे और इधर भी अपने मन से 3 गुना कर देते सवाल में कोई दिक्कत नहीं होता। यही पता चला, यानी कह सकते हैं कि a बराबर b गुने c, इधर तो इधर भी गुने c कह देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक।